हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओके फिजिक्स। आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी अमित शर्मा। तो आज के सेशन में हम क्लास 10th लाइट चैप्टर के टॉपिक को कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो इससे पहले के सेशन में हमने क्लास 10th लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो था उसको बहुत अच्छे से समझा था और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए उस चैप्टर का एक और टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसको समझने वाले हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आज के सेशन में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस के बारे में, लेंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर ऑफ लेंस, इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आज का सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज उन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और साथ के साथ क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहला टॉपिक ही क्या है हमारा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो वहां पे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, लाइट रे जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन पूरी तरीके से रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात बताऊं तुम्हें, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और उसके पाथ में चेंज हो, क्या हो, उसके पाथ में चेंज हो, तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे स्क्रीन पे ये डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है कि एक लाइट रे है जो कि यहाँ पे मान लो इंसिडेंट रे। तो ये लाइट रे जो है वो एक मीडियम से कहा जा रहा है, दूसरे मीडियम में जा रहा है। मान लो ये जो पहला मीडियम है ये क्या है हमारा, एयर, और जो दूसरा मीडियम है ये हमारा क्या है, ग्लास। तो यहाँ पे लाइट रे कहां से कहां जा रही है भाई, एयर से ग्लास में जा रही है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो इसके पाथ में चेंज आया नहीं आया? अगर इसके इंसिडेंट रे की बात करें तो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ तो ये है, लेकिन ये इधर जाने के बजाय थोड़ा सा इधर बेंड हो गया। हो गया क्या, सीधे जाना चाहिए था बिल्कुल, लेकिन सीधे जाने के बजाय अगर ये लाइट रे इसको बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए था, थोड़ा सा बेंड हो गया। हो गया क्या, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो गया। तो ये कब हुआ बेंड, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर रहा है। तो जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो उसके पाथ में चेंज हो जाता है, यानी लाइट रे बेंड कर जाता है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर? तो डेफिनेशन भी लिखी हुई है, क्या कह रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, तो ये कह रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट when it goes from one medium to another। सिंपल, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो अगर लाइट रे के पाथ में चेंज हो रहा है then this phenomena is known as what, refraction of light। क्लियर? अब कुछ चीजें और बताता हूं मैं, इसके अंदर की बात है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो हमें समझ में आ गया। अब क्या है कि ये लाइट जो इस मीडियम में है, यानी एयर में जो तुम्हें लाइट दिख रही है, ठीक है, ये लाइट जो तुम्हें एयर में दिख रही है ना, इस लाइट को कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, क्लियर? और जो लाइट तुम्हें यहां पे दिख रही है, यानी जब दूसरे मीडियम में गया जिसका पाथ चेंज हो गया, यानी जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। क्लियर? यहां पे एक मीडियम है एयर और यहां पे कोई दूसरा मीडियम है ग्लास। तो एयर को तुम रेयर भी कहते हो, एयर मीडियम को तुम क्या बोल सकते हो, रेयर मीडियम, और ग्लास को तुम कह सकते हो डेंसर। डेंसर क्योंकि ग्लास कैसा है, काफी डेंस मटेरियल है, इसके मॉलिक्यूल्स काफी पास पास हैं, और एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो उतना डेंस नहीं है एज कंपेयर टू ग्लास, उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर है। इसी तरीके से एयर और ग्लास में जैसे तुम्हें पता लग गया ज्यादा डेंसर कौन है, ग्लास, क्योंकि इसके पार्टिकल काफी पास पास होते हैं। क्लियर? तो एयर और वाटर में कौन ज्यादा डेंसर होगा, तो ऑब्वियसली वाटर इज मोर डेंसर देन एयर, क्योंकि उसके भी पार्टिकल काफी पास पास होते हैं। क्लियर? तो एयर हमारा कैसा मीडियम होता है, रेयर, और ग्लास हमारा कैसा मीडियम होता है, डेंसर होता है। क्लियर? ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे। इनके बिल्कुल बीचों बीच एक हमने सीधी लाइन खींची है, एन और एन डैश, एक लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं नॉर्मल लाइन। क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन। तो इस नॉर्मल लाइन की वजह से यहां पे एक एंगल बना आई और यहां पे एक एंगल बना आर। तो यहां जो आई है ऑब्वियसली ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जिस एंगल से लाइट इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई है, मैं नीचे लिख देता हूं इसे,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या होता है भाई हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अगर मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करूं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे दोनों बराबर नहीं होते हैं, ध्यान रखना। रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं कि ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, तो इसके ओरिजिनल पाथ को इस तरीके से ड्रॉ करोगे तुम, तो अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा एंगल आई है, ठीक है, और ये एंगल आई है, आर सिर्फ इतना है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बराबर नहीं होता है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे इक्वल नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। अब कुछ बातें और करते हैं। रिफ्रैक्शन समझ में आ गया ना। एक रिफ्रैक्शन का मैं ना यहाँ पे एग्जांपल भी ले रहा हूँ, जैसे डेली लाइफ में भी तुम एग्जांपल देख सकते हो। एक ग्लास स्लैब लेना और ग्लास स्लैब पे किसी भी लेजर लाइट से एक लाइट इंसिडेंट करवाना। तो लाइट जब इंसिडेंट करवाओगे ना तो तुम्हें ऐसा पाथ लाइट का बिल्कुल प्रैक्टिकली तुम देख सकते हो कि लाइट रे जब इंसिडेंट करवाया उसका पाथ ये है, और जब वो ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करा तो उसका पाथ क्या हो गया, चेंज। ओरिजिनल पाथ की बात करें तो ओरिजिनल पाथ इसका ये होना चाहिए था। क्लियर? ये होना चाहिए था ऐसा, लेकिन यहां पे देखो बेंड कर गया। फिर जब वापस जब ये ग्लास से एयर में आया तो फिर से इसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। हो गया क्या, यानी लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसके पाथ में चेंज हो रहा है, चाहे वो रेयर से डेंसर में आए चाहे डेंसर से रेयर में आए, किसी भी बस मीडियम चेंज होना चाहिए। अगर तुम्हारा मीडियम चेंज हो गया तो लाइट का पाथ चेंज होगा ही होगा। क्लियर? ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन देखो जो फाइनल पाथ मिला वो तुम्हें क्या मिला, ये वाला पाथ मिला। तो ये एक प्रैक्टिकली एप्लीकेशन है जिसे तुम घर पे भी ट्राई कर सकते हो। ग्लास स्लैब के ऊपर एक प्रॉपर रिफ्रैक्शन को तुम फील कर सकते हो। क्लियर? चलो अब कुछ और बातें करते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर। रिफ्रैक्शन के अंदर देखो कुछ और बातें करते हैं। ये यहाँ पे मैं एक डायग्राम मैंने बनाया है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे पता है ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये कौन सा मीडियम है, क्योंकि यहाँ पे मान लेता हूं एयर, तो ये है रेयर मीडियम। ये ग्लास स्लैब मान लेता हूं तो ये क्या है, डेंसर। और फिर से क्या है, तो फिर से एक और मीडियम आ गया, क्या हमारा, रेयर। यानी लाइट रे पहले रेयर टू डेंसर गया क्या, रेयर से डेंसर में एंटर कर रहा है, और फिर वापस से कहां आ गया, डेंसर से रेयर में वापस आ गया। यानी यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार यहां और एक बार यहां, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ। एक बार रेयर से डेंसर और दूसरी बार डेंसर टू रेयर। ओके, तो इस वाले रिफ्रैक्शन यानी एबी सरफेस जो दिख रहा है ना, इस वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। बीच में तुमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया तो यहां बना एंगल आई और यहां बना एंगल आर। अब दूसरे रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो यहां पे फिर से हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करा तो एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। क्लियर? तो यहां जो एंगल बनाना, ये एंगल इतना ही बनेगा जितना ये वाला, यानी यहाँ एंगल आर बना है क्या, पहला जो रिफ्रैक्शन हो रहा था वहां एंगल क्या बना, आर। तो यहाँ पे भी एंगल क्या रहेगा, आर। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। ये मीडियम दोनों सेम है, तो मीडियम सेम है तो यहाँ एंगल आर है तो यहाँ एंगल भी आर होगा। ये मैथमेटिकली भी देख सकते हो। अगर इस नॉर्मल लाइन को अगर तुम देखो ध्यान से और इस नॉर्मल लाइन को अगर देखो ध्यान से, तो दोनों नॉर्मल लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे क्या, और अल्टरनेट एंगल तो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर यहाँ का एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आर होगा। क्लियर? अब ये वाला एंगल वापस से क्या हो गया, आई हो गया। क्लियर? या तुम इसे ई भी कह सकते हो। ई क्यों कह सकते हो मैं बता दूंगा अभी। इसे तुम आई या ई भी कह सकते हो। क्लियर? तो ये कुछ छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखना। अब ये वाला जो रे है इसको तो इंसिडेंट रे कहते हैं, तुम्हें पता है। अब ये जो अंदर वाला रे है इसको तुम क्या कहते हो, रिफ्रैक्टेड रे। ये भी पता है तुम्हें, ये कौन सा रे है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है। क्लियर? अब जब ये वाली रे जो वापस आई ना, कहां से कहां, डेंसर टू रेयर, ये वाली रे जो वापस आ गई है इसको कहते हैं एमरजेंट रे। क्या कहते हैं इसे, एमरजेंट रे। उसी की वजह से यहां का एंगल मैंने लिखा ई, तो ई होता है तुम्हारा एंगल ऑफ एमरजेंट, एंगल ऑफ
एमरजेंट। बात आई समझ में? ई क्या होता है तुम्हारा? एंगल ऑफ एमरजेंट होता है। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है रिफ्रैक्शन में। एक बात है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है कि ये एक रेयर मीडियम है, ये क्या है? एक रेयर मीडियम, और ये क्या है? एक डेंसर मीडियम। लाइट रे कहां से कहां आया? रेयर टू डेंसर आया। ये इसका इनिशियल पाथ है, ये इसका क्या है? ओरिजिनल पाथ, जिस पाथ पे जाना चाहिए था, बट क्योंकि मीडियम चेंज हुआ तो इसका पाथ भी थोड़ा चेंज हो गया। क्लियर? तो इसके पाथ में आया चेंज। ये क्या है? नॉर्मल लाइन। तो ये लाइट रे को जाना चाहिए था इस पाथ पे ऐसे, लेकिन ये इधर बेंड कर गया। इधर मतलब किधर बेंड किया? नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया। देखो नॉर्मल ऐसा था, लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे के बजाय थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। दिख रहा है क्या? ये जो लाइट रे है रिफ्रैक्टेड है, किधर बेंड किया? नॉर्मल की तरफ बेंड किया। लेकिन यही देखो ये क्या है? डेंसर, और ये क्या है? रेयर। लाइट रे अब कहां से कहां जा रहा है? डेंसर टू रेयर जा रहा है। क्लियर? इसका ओरिजिनल पाथ ये है, ये है, और ये है तुम्हारा नॉर्मल लाइन। तो लाइट रे अब देखो किधर गया? ये है इसका ओरिजिनल पाथ। अब ये इधर से इधर की तरफ गया, तो इधर की तरफ जाने का मतलब नॉर्मल से दूर जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल इधर है। अगर ये इधर आता तो माना जाता नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, लेकिन अब ये इधर जा रहा है, यानी किधर गया भाई? नॉर्मल से दूर चला गया। यानी जब लाइट रे डेंसर टू रेयर आए तो लाइट रे किधर बेंड होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी डेंसर टू रेयर में लाइट रे किधर बेंड होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाता है। ठीक है? और लेकिन लाइट रे जब रेयर टू डेंसर में आए तो लाइट रे किधर बेंड होता है? टूवर्ड द नॉर्मल, टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। क्लियर? बात आई समझ में? यहाँ एरो दिख भी रहा है, इसमें इधर बेंड हो रहा है और इसमें इधर बेंड हो रहा है, यानी यहाँ नॉर्मल से दूर जा रहा है और यहाँ नॉर्मल के पास आ रहा है। ये तो ये चीज ध्यान रखनी है तुम्हें कि जब लाइट रे रेयर टू डेंसर है तो किधर बेंड होगा? नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड द नॉर्मल। और जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाए तो किधर बेंड होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? अब यही चीज मैं तुम्हें यहां भी पीछे के डायग्राम में फिल कराने की कोशिश करता हूं। अब जरा ध्यान दो, ये क्या था? रेयर, और ये क्या है? डेंसर। तो ए बी सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ किधर हुआ? रेयर टू डेंसर। तो रेयर टू डेंसर हो गया तो लाइट रे किधर बेंड हुआ? टूवर्ड द नॉर्मल, इसलिए इधर बेंड हो गया। क्लियर? ठीक है? लेकिन यही जरा यहां ध्यान दो, ये डीसी सरफेस, ये रहा डी और सी, यहां पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये वाला रिफ्रैक्शन, तो ये कहां से कहां हो रहा है भाई? तो ये हो रहा है डेंसर टू रेयर। इधर कौन सा मीडियम है? तो इधर है डेंसर, और इधर कौन सा मीडियम है? तो इधर है तुम्हारा रेयर। तो जब डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट रे किधर बेंड हुआ? देखो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर गया। क्लियर? ऐसा ही तुम यहां पे भी फील कर सकते हो। और इसमें भी क्या हो रहा था? इसमें भी देखो, ये वाला मीडियम हमारा क्या है? ये वाला मीडियम हमारा क्या था भाई? मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये वाला जो मीडियम था हमारा क्या था? रेयर, और ये है ग्लास स्लैब। तो ये कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। और फिर वापस से इधर कौन सा मीडियम हो गया? रेयर हो गया। तो जब ये देखो लाइट रे रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है तो ये किधर बेंड हुई? इधर बेंड हुई। क्या? क्यों? क्योंकि इसका नॉर्मल ऐसा बनेगा, नॉर्मल की तरफ, और यहाँ पे जो दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ इसका नॉर्मल मान लो ये है, तो भाई इधर किधर बेंड हुई? टुवर्ड द नॉर्मल। अब जरा यहाँ देखो, लाइट रे को तो ऐसे जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इनिशियल पाथ, लेकिन ये किधर गया? इधर गया, यानी नॉर्मल से दूर गया। यानी कि लाइट रे जब रेयर से डेंसर मीडियम एंटर करती है तो लाइट रे किधर बेंड करेगी? नॉर्मल की तरफ। और जब लाइट रे डेंसर टू रेयर में जाएगी तो किधर बेंड करेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ, यानी दूर जाएगी, वो बेंड करेगी उधर। क्लियर? तो ये सारी चीजें ध्यान रखना रिफ्रैक्शन के अंदर। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन में लाइट रे की किस तरीके से बेंड होती है रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर में। नेक्स्ट है तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके भी दो ही लॉज है। अगर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो इसके भी दो लॉज है। पहला लॉज तुम्हारा यही कहता है कि भाई जो तुम्हारा इंसिडेंट रे होगा यानी ये वाला रे, और जो तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे होगा यानी ये वाला रे, और जो तुम्हारा नॉर्मल होगा यानी बिल्कुल ये सीधी लाइन, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पे होंगे। ठीक है? ये तीनों के तीनों कहां लाई करेंगे? सेम प्लेन के ऊपर, यानी तीनों को-प्लैनर होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। क्लियर? दूसरा जो तुम्हारा पॉइंट है वो क्या कहता है, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो तुम्हारा लॉ है उसको तुम स्नेल्स लॉ भी कह सकते हो। दूसरे लॉ को क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है यहां जो तुम्हारा एंगल आई बना और यहां जो तुम्हारा एंगल आर बना,
इसका अगर तुम साइन कर दो, यानी आई का क्या बना दो साइन आई, और आर का क्या बना दो साइन आर, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, साइन आई बटे साइन आर, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर बात आई समझ में? इसको और अच्छे से समझा देता हूं मैं स्नेल्स लॉ को। देखो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन कॉस तो तुमने पढ़ रखा है, स्नेल्स लॉ मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं, अच्छे से समझना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ, स्नेल्स लॉ। ये मान लो हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई यहां का जो आई है उसको साइन के साथ कर दो तो क्या बन जाएगा, साइन आई, और यहां का आर है उसको साइन के साथ कर दो तो क्या बन जाएगा, साइन आर। तो ये कहता है साइन आई और साइन आर को अगर तुम डिवाइड करते हो तो तुम्हें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। क्लियर? अभी तुमने लाइट को यहां इंसिडेंट करवाया, अब मान लो तुम लाइट को मान लो थोड़ा सा उठा देते हो, ऐसे इंसिडेंट करवा, तो इस तरीके से ऐसे इंसिडेंट करवा रहे हो, इधर से थोड़ा सा बेंड कर दिया, यहां पे ऐसे इंसिडेंट करवा दिया। क्लियर? तो तुम्हारा एंगल आई थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया, क्या डिक्रीज हो गया, एंगल आई थोड़ा सा कम हो गया, और ये रहा तुम्हारा एंगल आर हो गया। क्लियर? तो इसको मान लो I1 और इसको क्या मान लो, R1 मान लो। तो अब तुम्हारा साइन क्या हो जाएगा, साइन I1, और R क्या हो जाएगा, साइन R2, साइन R2। तो अभी वही वैल्यू मिलेगी, यानी साइन आई बटे साइन आर करने पे जो तुम्हें वैल्यू मिल रही थी वही वैल्यू तुम्हें साइन I1 बटे साइन R2 करने पे मिलेगी। अब तुमने लाइट को थोड़ा सा मान लो नीचे कर दिया, यहां कर दिया ऐसे, तो यहां का एंगल कुछ और बनेगा नॉर्मल के साथ, मान लो I2 बन गया, तो यहां भी जो रिफ्रैक्शन होगा उसका भी एंगल और रिफ्रैक्शन कुछ और बनेगा। तो मान लो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बना, I2, और उसका सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस बना I2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना R2। तो ये भी क्या आएगा, इसकी भी वैल्यू कितनी मिलेगी, उतनी मिलेगी जितनी वैल्यू इन दोनों की मिल रही थी। क्लियर? यानी इसीलिए कहा जाता है कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ सिंपल ये कहता है, क्या कहता है भाई, कि यहां जो एंगल आई बन रहा होगा उसका साइन कर दो, यानी साइन आई कर दो, और यहां जो एंगल आर बन रहा होगा उसका साइन आर कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों पे डिवाइड करने पे जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होती है। दिस इज ऑल अबाउट योर स्नेल्स लॉ। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो म्यू होती है। क्या होती है, म्यू। म्यू होता है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो पता नहीं है तुम्हें, तो ये अभी हम समझ लेंगे आगे। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ठीक है, अब इसको समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। चलो, तो स्नेल्स लॉ में तुम ये भी कह सकते हो स्नेल सेकंड लॉ, यानी सेकंड लॉ रिफ्रैक्शन, या स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आर। क्लियर? चलो कुछ और बातें करते हैं। कुछ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी ध्यान रखना कि whenever light goes from one medium to another, यानी मान लो ये कोई लाइट रे है, ये मीडियम 1 है और ये कोई मीडियम 2 है, तो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, मान लो रेयर टू डेंसर गया, तो ऑब्वियसली ये बेंड किधर होगा, टुवर्ड द नॉर्मल। तो जब भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, चीज ध्यान रखना। यानी अगर यहाँ का फ्रीक्वेंसी मैं कह रहा हूं F1, तो यहाँ का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, F2। बेसिकली फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल सिंबल इसे कहा जाता है न्यू। न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, बट यहाँ F1 F2 हमें सिर्फ समझना है। यानी लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो लाइट रे की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो क्या चेंज होती है, तो चेंज होती है उसकी वेलोसिटी और उसका वेवलेंथ। क्लियर? यानी कि एयर, मान लो इधर क्या है भाई, हमारा एयर है, और दूसरी तरफ जो हमारा मीडियम है वो क्या है, मान लो वाटर है। तो एयर में अगर वेलोसिटी v1 होगी तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी चेंज होके v2 हो जाएगी। क्लियर? अगर एयर में वेलोसिटी v1 है तो वाटर के अंदर वेलोसिटी v1 नहीं रहेगी, चेंज हो जाती है। यानी जब रिफ्रैक्शन होता है लाइट का तो क्या चीजें चेंज होती है, एक लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है और एक लाइट की क्या चेंज होती है भाई, वेलोसिटी चेंज होती है। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ अ लाइट रे चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन बट फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो ये हमने समझ लिया भाई ग्लास स्लैब पे रिफ्रैक्शन क्या होता है,
ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इस सरफेस के ऊपर फॉल करा। यहां से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो लाइट रे मुझे दिख रहा है इधर जाना चाहिए था, बट इधर बेंड हो गया। इधर बेंड होने का मतलब टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हुआ। ये तुम्हारा कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे। फिर अगला रिफ्रैक्शन यहां हो रहा है, यहां भी मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये किधर बेंड हुआ? अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड हुआ। तो ये कौन सा लाइट रे हो गया? एमरजेंट रे। अगर यहाँ का एंगल आई है, यहाँ का एंगल आर है, तो यहाँ का भी एंगल क्या होगा? आर। और यहाँ का एंगल ई कह लो, या फिर क्या कह लो, इसे आई कह लो। क्लियर? अब अगर इंसिडेंट रे के पाथ को मैं हाईलाइट करूं, ये तो ये क्या है? इंसिडेंट रे है क्या? यानी कि अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ है वो यही है ना, इंसिडेंट रे अपना इसी पाथ पे चलता। और ये कौन सा रे है? ये है तुम्हारा एमरजेंट रे। तो अब ध्यान से अगर देखोगे तो एक चीज दिखने को मिलेगी तुम्हें कि एमरजेंट रे और जो हमारा इंसिडेंट रे है वो दोनों पैरेलल दिख रहे हैं क्या? दिखने में पैरेलल बिल्कुल। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं लैटरल डिफ्लेक्शन, या लैटरल डिस्टेंस भी कह सकते हो तुम। यानी लैटरली कितना डिफ्लेक्ट हुआ। भाई इंसिडेंट रे को जाना चाहिए था इधर इस पाथ पे, लेकिन जब वो फाइनली बाहर निकला तो वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो लैटरली कितना डिफ्लेक्ट हुआ उसको तुम लैटरली डिफ्लेक्शन भी कह सकते हो, और यहाँ जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में उसे तुम लैटरल डिस्टेंस भी कह सकते हो। क्लियर? तो लैटरल डिस्टेंस क्या होता है? एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया ना, ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, तो इन दोनों के बीच में जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, इसको तुम क्या कहते हो? लैटरल डिस्टेंस। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। नेक्स्ट आता है लेंस के बारे में। तो हमें पता है दो तरीके के हमारे लेंसेस होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये दोनों के शेड गिवन है। कॉनकेव लेंस के अंदर क्या होता है? मिडल पोर्शन, इसका ये वाला पोर्शन थिन होता है, और इसके जो एजेस होते हैं ऊपर और नीचे के वो थिक होते हैं। एजेस क्या होते हैं? थिक। इसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस में इसके एजेस थिन हो जाते हैं। ये जो एजेस दिख रहे हैं ना, ये दोनों एजेस क्या होंगे? थिन। और इसके जो मिडल पार्ट होता है वो क्या होता है भाई तुम्हारा? वो होता है थिक। क्लियर? चलो अब ये लेंस के बारे में कुछ और। अच्छा, कॉनकेव लेंस जो होता है ना, ये डाइवर्जिंग लेंस, इसका दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्यों होता है मैं बता दूंगा अभी। ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। बिल्कुल वही मिरर वाला जो हमने सीखा है ना, उसी तरीके से है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होता है? कोई भी अगर लाइट रे उसके ऊपर फॉल कर रही है तो सारी रे को एक जगह मिला देता है, यानी कन्वर्ज कर दिया। और कॉनकेव लेंस क्या करता है? जो भी लाइट रे उसके ऊपर फॉल करी उसको क्या करता है भाई? डाइवर्ट कर देता है, इस तरीके से डाइवर्ट कर देता है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है? चलो अब कुछ और बातें कर लेते हैं लेंस के बारे में। जैसे मान लो ये कोई लेंस है, ठीक है? अब इस लेंस के बिल्कुल बीचों बीच से मैंने एक लाइन खींची है। ठीक है? कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल सीधी लाइन खींचे, बिल्कुल बीचों बीच से मान लो लाइन खींची है। तो ये लाइन जो बिल्कुल लेंस के बीचों बीच से होकर जा रही है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा मिरर में कहते थे वैसा ही हम कहते हैं। और यहां बिल्कुल बीचों बीच में एक पॉइंट होता है ओ, ओ को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओ क्या है भाई? तो ओ इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है? इस लेंस के इधर एक पॉइंट होता है जिसे तुम F1 कह सकते हो। F1 इज अ फोकल लेंथ। और थोड़ी दूर एक और एक पॉइंट होता है जिसे तुम C1 कह सकते हो। C1 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और C1 को चाहो तो तुम 2F1 भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2F1 यानी कि डबल ऑफ फोकस। तो डबल ऑफ फोकस क्या होता है? सेंटर ही तो होता है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे तुम क्या कहते हो? आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? और O से F1 तक का जो डिस्टेंस होता है उसे तुम क्या कहते हो? F, यानी कि फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? फोकल लेंथ का डबल। इसी तरीके से यहां भी एक फोकस होता है जिसे तुम F2 कह सकते हो, और यहां भी एक सेंटर होता है जिसे तुम C2 कह सकते हो, और इसे तुम 2F2 कह सकते हो। ठीक है? तो ये कुछ कुछ पॉइंट है जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। यानी लेंस के अंदर क्या होता है? दोनों तरफ फोकस होते हैं। इधर भी एक फोकस मिलेगा, इधर भी एक फोकस मिलेगा। इधर भी तुम्हारा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इधर भी तुम्हारा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यानी यहाँ दो फोकस और दो सेंटर होते हैं, दोनों साइड होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक सरफेस तुम्हारा ये हो गया, क्लियर, और एक सरफेस तुम्हारा ये हो गया, और ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है।
यानी एक बार अगर लाइट रे तुम यहां से भेजोगे तो एक बार रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे होगा और दूसरी बार रिफ्रैक्शन तुम्हारा इस सरफेस पे होगा, तो यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन होते हैं। क्लियर? चलो कुछ और बातें करते हैं लेंस के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, तो ये है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है भाई? कॉन्वेक्स लेंस। अब मान लो ये कोई लाइट रे इस तरीके से, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, थोड़ा नीचे बनना चाहिए था बट कोई बात नहीं, समझ जाओ। ये है तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर। तो कोई भी लाइट रेज अगर बहुत दूर से आ रही है, इट मींस इन्फिनिटी से आ रही है, तो ऑब्वियसली वो क्या आती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई। और आफ्टर रिफ्रैक्शन, मान लो ये रिफ्रैक्ट हो गई यहां से, ये यहां से कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो गई, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सारी की सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे आके मिलती है, उस पॉइंट को नाम हम क्या देते हैं? फोकस। सारी की सारी लाइट रेज जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां पे मिल रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मिल रही है, उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो ये कौन सी रे है? ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे जहां पे तुम्हारी मिल रही है, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ऑब्वियसली इधर भी तुम्हारा एक सेंटर होगा, इधर भी एक फोकस होगा, इधर भी एक सेंटर होगा। अब यहाँ पे तुम्हें देखने को क्या मिल रहा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, इस कॉन्वेक्स लेंस ने सभी रेस को एक जगह मिला दिया, मिलाया। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस। क्या होता है इसका दूसरा नाम? कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्लियर? अच्छा, यहां पे भी वो वाला रिलेशन फॉलो होगा कि F इज इक्वल्स टू R बाई 2, यानी फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का क्या होता है? हाफ होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? कॉनकेव लेंस की। तो यहाँ पे फिर से मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, यहाँ पे बीच में हमारा क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर, और इसके अंदर भी तुम्हारे दो फोकस, यानी एक इधर वाला फोकस, एक इधर वाला फोकस, एक इधर वाला सेंटर और एक इधर वाला सेंटर, यानी सारी चीजें वही होती है, बीच में ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यहां भी अगर लाइट रे कोई इनफाइनाइट से आ रही है, यानी बहुत दूर से आ रही है, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, आगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन है ये ऐसे हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ट हो जाती है। क्लियर? तो अगर ये डाइवर्ट हो गई तो खुद ही सोचो, दो लाइट रे इस तरीके से जा रही है, यानी डाइवर्ट हो रही है, तो डाइवर्ट हो रही है तो कभी मिलने के चांसेस है? आगे तो कभी नहीं मिल सकते, लेकिन जब आगे की बजाय अगर तुम इस लाइट को पीछे एक्सटेंड करोगे तो देखो यहाँ के मिलेंगे, है ना? आगे करेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से और दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो मिल जाएंगे। तो अगर इसी रे को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं और इसी रे को इधर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो इस पॉइंट पे मिल गया क्या? तो दिस पॉइंट इज फोकस, दिस पॉइंट इज फोकस। इसे हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। लेकिन कौन सा फोकस कहेंगे? तो इसे तुम वर्चुअल फोकस कहोगे। कौन सा फोकस कहोगे? वर्चुअल फोकस कहोगे। क्यों? क्योंकि रे को हमने एक्सटेंड करके मिलाया, अपने आप रियल में नहीं मिला है। क्लियर? अब एक चीज और देखो, यहाँ पे ये जो रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज होगी क्या? फैल गई, यानी आपस में कभी नहीं मिलेगी, इस तरीके से डाइवर्ज हुई है। इसीलिए ये जो हमारा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? यहां लिख देता हूं मैं, कॉनकेव लेंस, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि रे को क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। अच्छा, यहां का फोकस क्या मिला? वर्चुअल। इससे पहले हमने कौन सा लेंस लिया था? तो इससे पहले हमने लिया था कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर मुझे यहां जो फोकस मिला, ये कैसा फोकस मिला? तो ये होता है भाई रियल फोकस, ध्यान रखना। ये कैसा फोकस होता है? तो ये होता है रियल फोकस, अपने आप मिला है। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ रूल्स आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है? कि जैसे कि मिरर के अंदर हमने इमेज फॉर्मेशन किया था, उसके कुछ रूल्स देखे थे, उसी तरीके से कुछ रूल्स हमारे लेंस के अंदर भी होते हैं। उन रूल्स को भी समझने की हम कोशिश करते हैं। पहला रूल तो ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करे ना, तो वो बिना डेविएट हुए पास कर जाता है। ठीक है, मान लो ये कोई लाइट रे है, वो कहां से पास कर रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्टली पास करे तो उसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं होता, वो अपने ओरिजिनल पाथ वाले ही पाथ पे ही आगे की तरफ निकल जाता है, ट्रेवल करता है।
और ये चीज सेम दोनों में होती है, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। तो कॉन्वेक्स में देखा, अब कॉनकेव में यहां देखो, ये इंसिडेंट रे बिल्कुल कहां से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। देखो इसके पाथ में कोई चेंज नहीं आया, अपने ओरिजिनल पाथ पे ही आगे वो मूव कर रही है, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट रे कहां पे जाएगी भाई, फोकस पे जाके मिलती है। दिस इज योर फोकस, क्लियर। सेम चीज तुम्हारा कहां पे फॉलो हो रहा है, कॉनकेव लेंस के अंदर। तो कॉनकेव लेंस के अंदर ये लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो गई। लेकिन जब पीछे मिलाओगे तो कहां मिलेगा भाई, ये फोकस पे मिलेगा। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां मिलने वाले, फोकस पे मिलने वाले। दूसरा, अगर लाइट रे मान लो फोकस से ही होके जाए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। ये इस वाले केस का ये ऑपोजिट हो गया, यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां जाके मिलेंगे, फोकस, और पहले ही फोकस से जाए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम चीज यहां, ये देखो इस तरीके से लाइट रे आया। अब लाइट रे को मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं तो ये कहां से आ रहा है, कहां पे जाके मिल रहा है, फोकस पे, यानी लाइट रे कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो गया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कुछ छोटे छोटे रूल हैं जिसके बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब फिर से वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं जो मिरर के अंदर मैंने रिपीट करी थी, क्लियर। मिरर के अंदर मैंने क्या बताया था कि इमेज कहां पे बनता है, मिरर की बात कर रहा हूं, लेंस की नहीं। मिरर में क्या बताया था, इमेज वहां पे बनेगा जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे मिल जाए, कम से कम, एटलीस्ट दो से ज्यादा भी मिलेंगे, ठीक है। जहां पे कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे मिल जाए, समझ जाओ कि तुम्हारा वहां पे इमेज बन चुका है। यही सेम कंडीशन तुम यहां भी फॉलो करना, बट रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे कर देना। यहां पे क्या है, एटलीस्ट टू रिफ्रैक्टेड रे should meet to form an image, क्लियर। दो रिफ्रैक्टेड रे का मिलना जरूरी है इमेज को बनाने के लिए, दो से ज्यादा भी मिल सकते हैं। एटलीस्ट वर्ड मैंने इसलिए यहां पे चूज किया है। चलो अब फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को कहां लिया है, इन्फिनिटी पे लिया है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज बनता है हमारा फोकस। ध्यान रखना इमेज का साइज क्या होगा, क्योंकि ये फोकस पे बन रहा है, जरा ध्यान दो, तो पॉइंट साइज होगा। और नेचर कैसा होगा, तो नेचर होगा रियल। रियल को शॉर्ट में आर लिख रहा हूं और इन्वर्टेड को मैं आई एल लिखूंगा, ठीक है। ध्यान रखना रियल एंड इन्वर्टेड होता है, यानी अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये देखो इन्फिनिटी से रेज आ रही है, इन्फिनिटी से रेज आने का मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन सारे के सारे रिफ्रैक्टेड रे कहां मिल रहे हैं, फोकस पे मिल रहे हैं। मैंने बताया एटलीस्ट दो रिफ्रैक्टेड रे जहां मिल जाए वहां तुम्हारा इमेज बन जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा इमेज, फोकस पे बन गया। अब ये इमेज दिखने में क्या लग रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है, क्या, हाईली डिमिनाइज्ड पॉइंट साइज। तो जो इमेज का साइज होता है वो कैसा होता है, पॉइंट साइज्ड होता है, हाईली डिमिनाइज्ड होता है, क्लियर। इसी तरीके से सेकंड केस में तुमने ऑब्जेक्ट को कहां लिया, बियॉन्ड 2f। 2f का मतलब है सेंटर, 2f का मतलब क्या है, सेंटर। ये चीज ध्यान रखना, 2f का मतलब सेंटर। तो अगर तुम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f ले रहे हो, यानी बियॉन्ड सेंटर ले रहे हो, तो इमेज बनता है बिटवीन सी एंड एफ, कहां, दूसरी तरफ। तो देखो ये तुम्हारा इमेज बना a डैश b डैश, कहां पे, ये रहा तुम्हारा 2f और ये रहा तुम्हारा f, इन दोनों के बीच में बना, क्लियर, बात आई समझ में। तो ये इंसिडेंट रे गया भाई हमारा इस तरीके से आफ्टर रिफ्रैक्शन, कहां, फोकस पे। और एक रे हमने कहां से भेजी, ऑप्टिकल सेंटर से। और ऑप्टिकल सेंटर वाली रे तो डेविएट होती नहीं, अपने ओरिजिनल पाथ पे जाती है, इस तरीके से गई और यहां पे दोनों रेज मिल गया। तो ये बन गया तुम्हारा इमेज a डैश और b डैश। अब इमेज दिखने में क्या लग रहा है, डिमिनाइज लग रहा है क्या, तो यहां पे भी इमेज का साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है, डिमिनाइज्ड हो जाता है, क्लियर। और नेचर कोई पूछे तो क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, बियॉन्ड 2f, यानी 2f का मतलब हो गया 2f1 है तो इसे c1 मान लो, क्लियर। यहाँ 2f2 है तो ऑब्वियसली ये c2 होगा और ये f2 होगा। तो तुम ये भी कह सकते हो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट 2f1 के बियॉन्ड है तो इमेज बनेगा कहां, f2 और c2 के बीच में। चलो थर्ड केस में तुम ऑब्जेक्ट को कहां ले रहे हो, 2f। 2f का मतलब सेंटर पे ही ले रहे हो,
यानी C1 पे ले लिया। तो जब ऑब्जेक्ट को सेंटर पे लेते हैं तो इमेज भी कहां बनता है, सेंटर पे ही बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ बनेगा तो अगर इधर का सेंटर C1 है तो इधर का सेंटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां है, C1 पे, तो इमेज तुम्हारा कहां बनेगा, इमेज बनेगा C2 पे। क्लियर? और इमेज कैसा बनता है, सेम साइज का। जब भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी, चाहे मिरर में, लेंस में, सेंटर पे हो ना, तो इमेज भी तुम्हारा सेंटर पे ही बनेगा और वो सेम साइज का बनता है। और ये दिखने में लग रहा है, इसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका भी नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। क्लियर? चलो फोर्थ केस पे आते हैं। फोर्थ केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है बिटवीन f एंड 2f, तो f का मतलब फोकस और 2f का मतलब क्या, सेंटर। यानी अब जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना, ये देखो, ये रहा ऑब्जेक्ट तुम्हारा, ये देखो फोकस और सेंटर के बीच में, यानी F1 और C1 के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस और सेंटर के बीच में आ जाए तो उसका इमेज बनता है बियॉन्ड C। ठीक है? अब देखो, ये रहा तुम्हारा C यानी C2 और ये बन रहा है तुम्हारा इमेज A', बियॉन्ड C बन रहा है क्या? चलो अब बना कैसे देखते हैं। ये लिया हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। एक रे ऑब्जेक्ट किस तरीके से गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करके इस तरीके से गई आगे। एक रे हमने कहां से भेजा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो डेविएट नहीं होती। अब ये दोनों जहां पे जाके मिल रहे हैं वहां पे हमारा क्या बन गया, इमेज। तो ये बन गया तुम्हारा इमेज A' और B'। क्लियर? अब तुम्हें दिखने में ही लग रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज तो मेरा इतना सा है और इमेज देखो कितना बड़ा बन गया। यानी यहां पे जो इमेज होता है इस कंडीशन के अंदर वो इनलार्ज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, इनलार्ज्ड। और नेचर कैसा होगा, ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? फिफ्थ केस क्या है कि अब हम ऑब्जेक्ट को कहां ले रहे हैं, एट फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे लेते हो तो तुम्हारा इमेज बनता है इन्फिनिटी पे। ठीक है? तो देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमने कहां लिया, फोकस पे, बिल्कुल F1 पे। रे इस तरीके से गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर फोकस F2 से होते हुए पास कर रही है। एक और रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से भेजा जो अपने पाथ पे ही मूव करेगी, डेविएट नहीं होगी। अब ये दोनों रेस जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है और जो यहां से रिफ्रैक्ट होके आई थी, एफ जो हमारे फोकस से पास करके रे जा रही है, ये वाली रे और ये वाली रे, दोनों पैरेलल हो गई क्या? तो दो पैरेलल रे कहीं मिलेंगी, हो सकता है इन्फिनिटी पे जाके मिले। तो इसका इमेज कहां फॉर्म होता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा तो इमेज कहां बनता है, तो इमेज बनता है इन्फिनिटी पे। कैसा बनता है, तो ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है? कैसा बनेगा, तो इनलार्ज्ड बनता है, हाईली इनलार्ज्ड, काफी बड़ा बनता है। ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना। इसका साइज मैं यहां लिख देता हूं, कैसा बनता है, इनलार्ज्ड बनता है। एंड रियल एंड इन्वर्टेड, यहां लिख रहा हूं, रियल और इन्वर्टेड बनता है। नेक्स्ट लास्ट केस है तुम्हारा सिक्स्थ केस। सिक्स केस के अंदर ऑब्जेक्ट को लिया हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मैंने अपने ऑब्जेक्ट को ले लिया। देखो छोटा सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है AB, यहां से एक रे गई इस तरीके से। ठीक है? फोकस से पास कर रही है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से मैंने भेज दी। अब इन दोनों रेस को अगर देखोगे ना, तो ये दोनों रेस क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। ये इधर फैलता जाएगा, ये इधर फैलता जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, ऐसे होते जाएंगे, ऐसे डाइवर्ज हो रहे हैं। यानी आगे तो कहीं मिलेंगे, लेकिन इन्हीं रेस को अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, देखो दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया गया, इसे भी और इसे भी। तो दोनों को जब पीछे की तरफ एक्सटेंड किया गया तो दोनों यहां पे आके मिल रहे हैं, तो ये क्या बन गया, हमारा इमेज बन गया। क्लियर? यानी जब तुम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लोगे ना, तब तुम्हारा जो इमेज है वो कहां बनता है, बियॉन्ड, सॉरी कहां बनता है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिधर तुमने ऑब्जेक्ट लिया है उधर ही तुम्हारा इमेज बन जाता है। तो ये एक कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर जो तुम्हारा इमेज है वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, क्योंकि देखो सीधा बन रहा है और इमेज अपने आप नहीं बना, तुमने लाइन एक्सटेंड किया तो बना है। तो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। और साइज तुम्हें इनलार्ज दिख ही रहा होगा। साइज कैसा है इस वाले केस का, इनलार्ज्ड है, काफी बड़ा साइज दिख रहा है। क्लियर? तो दिस इज योर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब जैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स का क्या, उसी तरीके से कॉनकेव का होगा। तो कॉनकेव में दो ही केस होते हैं। फर्स्ट केस के अंदर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां होता है, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्वियसली जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। तो इन्फिनिटी से रेज आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो गई। अब पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो यहां पे मिल गए दोनों के दोनों रेस, ये बन गया तुम्हारा इमेज।
तो इमेज कहां बना, एट फोकस, और इनका साइज कैसा होगा, तो साइज इज हाईली डिमिनाइज्ड, क्योंकि फोकस पे बन रहा है तो पॉइंट साइज ही है। और कहां बन रहा है ये, इसका नेचर तो तुम बता ही दोगे, वर्चुअल इमेज बन रहा है। क्यों, क्योंकि लाइन एक्सटेंड करके बन रहा है, अपने आप नहीं बन रहा है। तो ये वर्चुअल होते हैं, इरेक्ट होते हैं और हाईली डिमिनाइज्ड होते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ले लो, तो उसमें तुम्हारा फोकस आ गया, तुम्हारा सेंटर आ गया, तुम्हारा बियॉन्ड सी आ गया, तुम्हारा बिटवीन सी एंड एफ आ गया, सारे कंडीशंस आ गए। तो अगर तुम अपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लेते हो, तो तुम्हारा जो इमेज है वो भी सेम साइड बनता है, कहां पे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। देखो डायग्राम समझ लो, ये तुम्हारा क्या, ऑब्जेक्ट ए बी, इसने अपने रे को इस तरीके से भेजा, डाइवर्ज हो गया। अब तुमने एक रे को कहां से भेजा, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से पास किया। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो क्या होगी भाई, डाइवर्ट तो होगी नहीं। तो ये तुम्हारा इस रे को तुमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और ये ऑप्टिकल सेंटर वाली रे, दोनों रे यहाँ पे मिल गई, ये बन गया तुम्हारा इमेज ए डैश बी डैश। इसका साइज भी क्या होता है, डिमिनाइज्ड होता है। देखो छोटा ही बन रहा है इमेज, बहुत छोटा इमेज बना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका साइज भी क्या होता है, डिमिनाइज्ड होता है, ठीक है। और नेचर तो ऑब्वियसली क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कॉनकेव के अंदर जो भी इमेज बनेगा तुम्हारा वो कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, सीधा होता है। यानी कॉनकेव लेंस क्या करता है, डिमिनाइज इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है। और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस क्या बनाता है, वो इनलार्ज भी बनाता है, डिमिनाइज्ड भी बनाता है, वर्चुअल भी बना रहा है और इरेक्ट भी, सॉरी रियल भी बना रहा है। क्लियर। तो ये चीजें ध्यान रखना कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। नेक्स्ट है तुम्हारा इंपॉर्टेंट लेंस फॉर्मूला। तो जैसे मिरर फॉर्मूला तुमने पढ़ा था ना, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, इट इज अ रिलेशन बिटवीन v, u एंड f। उसी तरीके से लेंस का फॉर्मूला होता है। तो लेंस के फॉर्मूले में बस बीच में साइन आ जाता है क्या, माइनस 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। क्लियर। तो जब लेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। क्लियर। चलो, तो ये लेंस फॉर्मूला तो तुम्हें याद हो गया होगा। नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो अब अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो देखो मिरर के अंदर ना मैग्निफिकेशन को हमने बहुत अच्छे से समझा था, है ना। वही सेम चीज लेंस में फॉलो होगी, बस एक साइन का फर्क हो जाता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन यही होता है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। क्लियर। मैग्निफिकेशन क्या बताता है भाई, तुमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको लेंस के सामने रखा, उसका इमेज बना, तो इमेज ऑब्जेक्ट से कितने गुना बढ़ गया, उसके साइज कितने गुना बढ़ गया या कितना गुना उसका साइज घट गया, ये चीज कौन बताती है, मैग्निफिकेशन बताती है। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, m इक्वल्स टू hi, यानी साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा फॉर्मूला होता है इसका v अपॉन u। लेंस में होता है v अपॉन u और मिरर में क्या होता है, माइनस v अपॉन u। क्लियर, बात आई समझ में। तो ये दो फॉर्मूले हैं तुम्हारे लेंस के अंदर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए। या तो तुम साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से निकाल लो, या इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से निकाल लो। ठीक है, क्लियर। अब कुछ और बातें कर लेते हैं किसमें, मैग्निफिकेशन में। कुछ और बातें मैग्निफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट है उसको भी कर लेते हैं। ये फॉर्मूला तो हमें समझ में आ गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस के टर्म में क्या होता है, v अपॉन u। यहां भी लिखा हुआ है ना, ये देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्लियर। कुछ और बातें जो इंपॉर्टेंट है उसको समझ लो। ये सारी चीजें देखो हमने बहुत अच्छे से समझी है मिरर वाले केस में। तो मिरर वाले कंडीशन ही यहां पे तुम्हारे फॉलो होने वाले हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मैग्निफिकेशन जैसे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन का जो फंडामेंटल फार्मूला है वो क्या कहता है, ये कहता है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो कहता है भाई, यानी यहां लिखा हुआ है ना, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो जो डायग्राम बना, मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये कोई इसका इमेज बना ए डैश बी डैश। तो इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी रियल इमेज बन रहा है यहाँ पे। ओके, अब रियल इमेज के अकॉर्डिंग
ये जो हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है तुम इसे क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। साइन कन्वेंशन भी हमने पढ़ा है, ठीक है। ये कहाँ है? ऊपर है। ये जो साइज ऑफ इमेज है तुम इसे क्या लोगे, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। क्लियर? तो अगर मैं कहूं कि भाई इसके अकॉर्डिंग चलो, तो तुमने लिया साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज को क्या लिया तुमने, नेगेटिव, और तुमने साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिया, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव यानी ओवरऑल तो ये नेगेटिव ही आ गया ना, यानी मैग्निफिकेशन क्या आया तुम्हारा, नेगेटिव आया। कब? जब इमेज क्या बन रहा है तुम्हारा, रियल बन रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इमेज तुम्हारा इधर ही कहीं बन रहा है, यानी वर्चुअल इमेज बन रहा है, ए डैश और बी डैश, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, अब इसका मैग्निफिकेशन बताओ। तो तुम कहोगे अब मैग्निफिकेशन होगा साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव और साइज ऑफ इमेज भी है वो भी क्या आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव होगा। दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या? क्यों? क्योंकि दोनों अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो साइज ऑफ इमेज भी क्या आ गया तुम्हारा, प्लस का, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी तुम्हारा क्या आया, प्लस का। यानी ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन, ध्यान दो, अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो समझ जाना इमेज जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा भाई, वर्चुअल होगा। इमेज जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इस चीज को ध्यान रखना। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दिया हुआ है इट मींस कि तुम्हारा जो इमेज है वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। लेकिन यहीं पे अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव दे दे तो समझ जाना जो तुम्हारा इमेज होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्लियर? तो ये हमने मिरर में भी बहुत अच्छे से समझा है, वही रूल यहां पे भी है। क्लियर? एक चीज और समझ लो, अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, ये भी समझा है मिरर में डिटेल में। अगर समझ में नहीं आया तो मिरर वाली वीडियो में मैग्निफिकेशन वाला जो पार्ट है उसको जाके देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इट मींस कि जो तुम्हारा इमेज है वो इनलार्ज्ड हो गया है, इमेज का साइज बढ़ गया है। अगर तुम्हारा जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 है तो इमेज समझ जाओ डिमिनाइज्ड हो गया है, यानी इमेज का जो साइज है वो छोटा हो गया, डिमिनाइज्ड हो गया। क्लियर? और अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 है तो सेम साइज होता है। क्या होगा वो, सेम साइज। जो साइज इमेज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज तुम्हारा इमेज का भी होगा। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए मैग्निफिकेशन के बारे में। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। तो देखो साइन कन्वेंशन हमें आता है। साइन कन्वेंशन से पहले मुझे एक बात और बता दो, अगर मैंने कहा कि एक कोई भी लेंस है उसका मैग्निफिकेशन -2 दिया हुआ है, तो नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज के बारे में पूछ रहा है, तो नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन आने का मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, यानी कि इमेज उसका कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। क्लियर? और यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, -2। तो -2 लेस देन 1 है, तो तुम सोचोगे -2 दिया हुआ है कि लेस देन 1 हो गया, और लेस देन 1 होगा तो मैग्निफिकेशन क्या बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा तो इमेज का साइज छोटा हो जाता है, डिमिनाइज्ड हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर तुम चलोगे तो गलत हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझो, जैसे मैग्निफिकेशन दिया हुआ है -2, तो ये जो नेगेटिव साइन है इसका काम सिर्फ और सिर्फ नेचर बताना है। जब साइज की बात करो ना तो सिर्फ तुम्हें किसे देखना है, इस वैल्यू को देखना, आगे वाली वैल्यू को देखना है। तो वैल्यू इसकी क्या है, 2 है, तो बस 2 को देखो और किसी को मत देखो। तो 2 तो 1 से ज्यादा है ना, 2 तो 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा दी हुई है मैग्निफिकेशन, यानी जो इमेज की साइज है वो इनलार्ज्ड हुई है, बढ़ गई है वहां पे। क्लियर? बात आई समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना है। अगर मैंने यहीं पे दे दिया मैग्निफिकेशन 3 प्लस का, तो प्लस साइन देने का मतलब जो इमेज है उसका नेचर कैसा होगा, तो उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। और 3 दिया हुआ है तो 3 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, यानी इमेज जो है वह इनलार्ज्ड होगा। और अगर मैं तुम्हें मैग्निफिकेशन दे दूं -1/2, तो -1/2 में आगे का साइन देखा करो, माइनस है, तो माइनस यानी कि इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और 1/2, अब ये 1/2 तो ऑब्वियसली क्या है, लेस देन 1 है ना, सॉरी लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 होने का मतलब जो साइज है इमेज का वो डिमिनाइज्ड हुआ, ऑब्जेक्ट से कम हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। क्लियर?
अब आते हैं साइन कन्वेंशन की बात। तो साइन कन्वेंशन में वही रूल फॉलो होगा जो हमने मिरर में पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा इंसिडेंट रे है उस डायरेक्शन वाली चीज को पॉजिटिव ले लो। यानी इस डायरेक्शन में अगर तुम कुछ चीज मेजर करोगे तो उसे क्या लोगे, पॉजिटिव, और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे उसे तुम क्या लोगे, नेगेटिव। तो इंसिडेंट रे इधर है और तुम किसी डिस्टेंस को इधर मेजर कर रहे हो, इधर की तरफ मेजर कर रहे हो, तो उसे तुम क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। क्लियर? हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट बात है उसे ध्यान रखना, ऑल डिस्टेंस आर measured from optical center. All distance are measured from optical center. जैसे मिरर में क्या होता था, सभी डिस्टेंस को तुम कहां से मेजर करते थे, पोल से। लेंस के अंदर तुम सभी डिस्टेंस को कहां से मेजर करोगे भाई, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये है तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, और मान लो ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट ए बी। अब यहां से ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा उसे तुम क्या कहोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब जब तुम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो तुम ऑप्टिकल सेंटर से किधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो क्या, यानी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट तो इधर है, तुम इधर जा रहे हो यानी ऑपोजिट जा रहे हो, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो तुम्हारा यानी u होगा वो u क्या हो जाएगा, तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? अब मान लो तुम्हारा इमेज ये है a डैश b डैश। क्लियर? ऑप्टिकल सेंटर यहां है, तो अब तुम ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की तरफ जा रहे हो, इमेज डिस्टेंस के लिए इधर जा रहे हो, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी यही है, यानी तुम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जा रहे हो, तो जो तुम्हारा इमेज डिस्टेंस होगा इसके लिए वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? हाँ, साइज की अगर बात करें तो अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो तुम उसके हाइट को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, और अगर कोई चीज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसके हाइट को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। तो यहाँ पे इमेज का हाइट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि भाई नीचे जा रहा है, और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। क्लियर? तो ये है कुछ साइन कन्वेंशन की बातें। चलो कुछ और बातें कर लेते हैं। कुछ और बातें करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ एक चीज बताता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ठीक है? चलो ये ध्यान दो, मैंने यहाँ पे बनाया अपना एक कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कोई भी रे आएगी इस तरीके से आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन वहां जाके मिल गई, ये मिला तुम्हें फोकस। ठीक है? अब यहां पे बनाया मैंने अपना कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में ये है प्रिंसिपल एक्सिस, रे इस तरीके से आई है, आफ्टर रिफ्रैक्शन डायवर्स हो गई, इस तरीके से आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन डायवर्स हो गई। इन दोनों को मैं फर्दर आगे पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, फोकस। अब दोनों के साइन जो है उनको ध्यान से समझना। इसका फोकस तुम्हें किधर मिल रहा है, इस साइड मिला, क्या इंसिडेंट रे भी इधर है, और जब तुम ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ जाओगे तो भी तुम इधर ही जाओगे, यानी कि फोकल लेंथ के लिए तुम किधर जा रहे हो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जा रहे हो क्या। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस का फोकस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि इसका फोकस किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इस साइड बन रहा है। क्लियर? और इसका फोकस इधर बन रहा है, पॉजिटिव। U is always negative in the both cases, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों केसेस में जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें V, अगर V तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है तो समझ जाओ वो इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। शॉर्ट में लिख रहा हूं इन्वर्टेड को INV। और अगर तुम्हारा इमेज नेगेटिव आया तो समझ जाओ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्लियर? और इस केस में जो इमेज होता है वो हमेशा तुम्हारा क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इमेज हमेशा क्या मिलता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलता है यहाँ पे। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। और रेडियस के बारे में भी ध्यान रखो, अगर इसका फोकस पॉजिटिव है तो रेडियस भी क्या लोगे तुम, इसके पॉजिटिव, और फोकस अगर नेगेटिव है तो रेडियस भी क्या लोगे तुम, नेगेटिव लोगे। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन थे तुम्हारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में जो तुम्हें पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। क्लियर? बात आ गई समझ में? चलो यही रह रहा था, इसको ध्यान से बिल्कुल टिप्स पे कर लेना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं एक और टॉपिक जो कि काफी अच्छा टॉपिक है, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं, यू को बना के पीछे से ऐसे एक पूंछ सी निकाल दो, ये सिंबल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे कहते हैं, म्यू।
इस सिंबल का नाम क्या होता है? म्यू। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो सिंबल दिख रहा है ना, इस तरीके का सिंबल होता है, यू बना के इसके पीछे से एक पूंछ निकाल दो, तो उसे क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। जैसे मान लो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सा मीडियम है? एयर। एयर का मतलब क्या, कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम। और ग्लास का मतलब कौन सा मीडियम है भाई तुम्हारा? तो ये है डेंसर मीडियम। मिटाते हैं इसे, यहां लिख देता हूं मैं, चलो। ये कौन सा मीडियम भाई? तो ये है तुम्हारा डेंसर मीडियम, ठीक है। लाइट रे कहां से कहां आई? तो लाइट रे रेयर से डेंसर में आ रही है। ये रहा रेयर मीडियम, कहां है? डेंसर मीडियम। तो किधर बेंड हो गई? टुवर्ड द नॉर्मल। सही है, बेंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बीच में नॉर्मल लाइन, यहां बना एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था? अब पुरानी बातें याद करो कि जब हमारा रिफ्रैक्शन होता है, यानी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट रे की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होगी, इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी उससे अलग होगी। यानी यहां पर अगर मैंने लाइट की वेलोसिटी को v1 माना है, तो यहां पे लाइट की वेलोसिटी v2 होगी, यानी कुछ और होती है। क्लियर? बात आ रही है समझ में? यानी लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो इन वेलोसिटी का जो रेशियो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी देखो जरा यहां पे ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू सिंबल से लिख रहा हूं। म्यू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 to the speed of light in medium 2। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को तुम क्या कहते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मान लिया भाई हमारा मीडियम 1 में कितना है वेलोसिटी? v1, और मीडियम 2 में वेलोसिटी कितना है? v2। तो ये तुम्हें क्या दे देगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। किसका? उस मीडियम का दे देगा। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें मिल जाएगा किसका? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। चलो इसको एक चीज और तरीके से समझते हैं। मान लो हमारा जो पहला मीडियम है वो एयर है, तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको c से रिप्रेजेंट कर दो। मैंने बताया था c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर मान लो लाइट रे एयर से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, क्लियर? जब एयर से किसी दूसरे मीडियम में लाइट रे जा रही होगी तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है? c। और मान लिया सेकंड मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको मैंने यहाँ पे v2 को v मान लिया, तो क्या आएगा? c/v। तो इस वाले फॉर्मूले से तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो किसी भी मीडियम का। क्लियर? बात आई समझ में? इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब कुछ चीजें और बता देता हूं। मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो लाइट रे कहां से कहां आ रही है? मीडियम 1 से 2 से। मीडियम 1 से 2 में लाइट रे आ रही है, तो इसको ऐसे लिखा मिलेगा तुम्हें कहीं कहीं बुकों में, 1μ2। 1μ2 को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। यानी 1μ2 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम 2 का निकालो। मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लो μ1 और मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लो μ2। क्लियर? सभी मीडियम का ना अपना एक एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्लियर? ध्यान रखना, ये जो भी मीडियम हो, चाहे एयर हो तुम्हारा, चाहे ग्लास हो, चाहे वाटर हो, चाहे डायमंड हो, चाहे केरोसिन ऑयल हो, चाहे सिंपल ऑयल हो, सभी मीडियम का अपना एक खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है? तो 1 यानी कि 1μ2 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यानी तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, 1μ2 का मतलब क्या हो गया? μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन में μ1। ठीक है, μ2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और μ1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक चार्ट दिया होता है।
कि भाई वाटर का इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर का इतना होता है, डायमंड का इतना होता है, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना डायमंड का दिया हुआ है और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है किसका, एयर का दिया हुआ 1.003, जिसे नियरली इक्वल्स टू 1 माना जाता है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान रखना क्या माना जाता है, नियरली इक्वल्स टू 1 माना जाता है। क्लियर? और जितने भी तुम्हारे मीडियम है उन सबका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखा होता है। क्लियर? तो मान लो कोई म्यू2 मीडियम है, क्या है, कोई म्यू2 मीडियम, उसका कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और म्यू1 है उसका कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन म्यू1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जिसकी वैल्यू 1 हो गई। म्यू2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसकी वैल्यू नहीं पता, उसको मान लेता हूं मैं म्यू मान लेता हूं। ठीक है, तो म्यू2 की जगह क्या लिखूंगा, म्यू लिखूंगा, और म्यू1 की जगह क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, यानी म्यू अपॉन 1 इज इक्वल्स टू म्यू, यानी 1 म्यू2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को तुम क्या लिख सकते हो, म्यू लिख सकते हो। और यही जो म्यू है वो तुम्हारा कैसे निकलेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से डिवाइड कर दो, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन जो भी तुम्हारा मीडियम होगा उसमें। तो किसी भी मीडियम का अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर, और उस मीडियम में, जिस मीडियम का तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है उससे से डिवाइड कर दो, दोनों की वैल्यू जब डिवाइड होगी यू विल गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो जैसे मान लो यहाँ पे मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, मुझे म्यू की वैल्यू चाहिए, तो एयर में लाइट की स्पीड होती है c यानी 3 × 10⁸, और मुझे देखना होगा भाई ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होती है। तो जो भी ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड होगी, तो जब मैं c अपॉन v को डिवाइड करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। बात आगे समझ में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मेन फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द मीडियम 2, और किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालते हैं। जो तुम्हारे एनसीईआरटी में चार्ट गिवन है ना, वो एयर को मान के निकाला गया सबका, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नियरली इक्वल्स टू 1 होता है। क्लियर? चलो, तो ये हो गया भाई हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कंप्लीट। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान रखना डायमंड का होता है, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, एयर का होता है। और एक चीज और जानो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा जो लाइट की स्पीड होती है वो कहां होती है, एयर के अंदर होती है। एयर के अलावा बाकी मीडियम के अंदर अगर लाइट एंटर कर रही है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी एयर से। ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ लो। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट आता है तुम्हारा पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर का मतलब होता है शक्ति, इसमें कितनी शक्ति है, कितनी जान है, वो होता है पावर। तो लेंस के पावर का मतलब भी लेंस में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है। तो लेंस के पावर को कैसे देखते हैं, कैसे मेजर करते हैं? तो लेंस का काम क्या है, लेंस का काम है कि भाई अगर कोई लाइट रे उसके ऊपर फॉल कर रही है तो उसको बेंड करेगा, पकड़ के बेंड करना काम है लेंस का। लेंस का काम क्या है कि अगर कोई भी लाइट रे उसके ऊपर फॉल कर रही है तो भाई उसे पकड़ के बेंड कर दो, यही तो काम है लेंस का। तो जो जितना जल्दी बेंड कर देगा लाइट रे को उसकी पावर उतनी ज्यादा मानी जाती है। क्लियर? जैसे इस लेंस को देखो, इसने लाइट रे को बेंड किया, लेकिन इसने जब लाइट रे को बेंड किया, क्या है इसका बेंडिंग ज्यादा नहीं है दिखने में। सेकंड फिगर में देखो लाइट रे और फर्स्ट फिगर में लाइट रे, किसमें ज्यादा बेंड हुआ, तो इसमें ज्यादा बेंड हुआ। देख रहे हो, एक ऐसे बेंड हुआ और एक ऐसे बेंड हो गया, तो किसमें ज्यादा बेंड हुआ, सेकंड वाले में ज्यादा बेंड हुआ। थर्ड वाले को देखो तो इसमें और ज्यादा बेंड हुआ, लाइट रे फॉल करते ही तुरंत बेंड हो गया। क्लियर? देख रहा है? तो कौन कितना ज्यादा लाइट रे को बेंड कर पाता है उसी को क्या कहते हैं, पावर। तो पावर का देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। कन्वर्ज का मतलब वही एक जगह मिला देना, बेंड करके मिला देना। डाइवर्ज का मतलब बेंड करके अवे फ्रॉम नॉर्मल भगा देना, दूर भगा देना। इसी को तुम क्या कहोगे, पावर कहोगे। अब एक चीज देखो, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे जहां मिलता है उसको क्या कहते हैं, फोकस। मान लो ये f1 है, ये f2 है और ये f3 है।
क्लियर, बात आई समझ में। अब तुम्हें दिख रहा है कि सबसे ज्यादा लाइट रे बेंड कहां हुआ है, तो थर्ड केस में सबसे ज्यादा हुआ है, उसके बाद सेकंड में, और सबसे कम कहां पे बेंड हुआ है, फर्स्ट में बेंड हुआ है। तो जिसमें सबसे कम लाइट रे बेंड होगा उसका पावर सबसे कम होता है, और जिसमें लाइट रे सबसे ज्यादा बेंड हुआ है उसमें पावर सबसे ज्यादा होती है। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। अब पावर का तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हो, क्या, P इक्वल्स टू 1/f, यानी पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। वो चीज यहां डायग्राम से क्लियर होगी अभी, लेकिन ये देखो, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा उसकी पावर क्या होगी, कम, या जिसका पावर कम होगा उसकी फोकल लेंथ होगी ज्यादा। अब ध्यान दो, ये जो F1 है, ये देखो F1, और ये F2 है, और ये F3 है। तो अब मुझे बताओ F1, F2 और F3 में सबसे ज्यादा कौन है, तो तुम कहोगे ऑब्वियसली F1 सबसे ज्यादा है, फिर F2, और सबसे कम कौन है, F3। F3 जो फोकल लेंथ है वो सबसे कम है, लेकिन इस वाले लेंस का, तीसरे वाले लेंस का पावर तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बैंड इसने किया। तो सबसे ज्यादा बैंड इसने किया, तो अगर मैं P1, P2, P3 लिख दूं, मान लो पहले वाले लेंस का पावर P1, दूसरे वाले लेंस का पावर P2 और तीसरे वाले लेंस की पावर P3, तो सबसे ज्यादा पावर कहां होगा, तो सबसे ज्यादा पावर होगा P3 में, फिर P2 में, फिर P1 में। क्लियर, सबसे ज्यादा पावर हमें किस में मिलेगा भाई, तो इस वाले लेंस में, तीसरे वाले लेंस में हमें सबसे ज्यादा मिलेगा। तो देखिए, सबसे ज्यादा पावर मिला तीसरे लेंस में, और सबसे कम फोकल लेंथ मिला तीसरे लेंस में, यानी पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू 1/f। क्लियर, चलो अब इसकी यूनिट होती है कुछ, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। देखो यहां लिखा हुआ है, पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, जिसे D से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब एक चीज और समझो, P इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f। पावर मान लिया 1 डायोप्टर, और फोकल लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू पर मीटर। ध्यान रखना, 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू पर मीटर, यानी अगर तुम्हें पावर निकाल रहे हो ना डायोप्टर में, तो सबसे पहला काम क्या है, जो तुम्हारा फोकल लेंथ है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। कई बार सेंटीमीटर में तुम्हें फोकल लेंथ दे देगा कि एक लेंस है, उसका फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, उसकी पावर बता दो, तो 25 सेंटीमीटर को पहले क्या करो, मीटर में कन्वर्ट कर लो, फिर उसका पावर बताओ 1/f करके। क्लियर, चलो अब पावर ऑफ लेंस की बात कर लेते हैं, कॉनकेव लेंस की और कॉन्वेक्स लेंस की। तो अभी मैंने बताया कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकस तुम्हें इधर मिलता है। फोकस इधर मिलने का मतलब फोकस क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इधर फोकस मिलने का मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और जो कॉन्वेक्स, जो कॉनकेव लेंस होता है, इधर है कॉनकेव लेंस और इधर है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या मिला हमें, पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस का फोकस क्या मिलता है भाई हमें, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसका फोकस मुझे यहां मिल रहा है। तुम इंसिडेंट रे तुम्हारा इधर जा रहा है, फोकल लेंथ के लिए तुम इधर आ रहे हो, यानी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आ रहे हो क्या, तो इसका फोकल लेंथ क्या आता है, नेगेटिव आता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो अगर तुम एक कॉन्वेक्स लेंस की जब पावर कैलकुलेट करोगे तो उसके फोकस की वैल्यू यहां क्या लिखोगे, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव लिखोगे तो पावर भी तुम्हारा क्या आएगा, पॉजिटिव। और यहां पे जब P इक्वल्स टू 1/f में f की वैल्यू पुट करोगे, तो यहां f की वैल्यू नेगेटिव में पुट करोगे, तो तुम्हारा पावर भी क्या आएगा भाई, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना, यानी कि कॉनकेव लेंस का पावर क्या आता है, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो जैसे देखते हो कि जिनकी आईज वीक होती है, स्पेक्स पहनते हैं, तो उनका देखते हो कोई कहता है भाई मेरा -1.2 पावर है, या मेरा -1.5 पावर है, या मेरा प्लस का 1.5 पावर है। इस तरीके से अपने पावर के बारे में बताते हैं। तो एक्चुअली में ना वो क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई उनका जो स्पेक्स है, उनका जो चश्मे है, उनमें कौन सा लेंस यूज हुआ है। तो अगर कोई बताता है कि मेरा जो लेंस, मैंने जो चश्मा पहना हुआ है, स्पेक्स पहने हैं, उसका पावर पॉजिटिव है, इट मींस उसके स्पेक्स में कौन सा लेंस यूज हुआ है, तो तुम समझ जाना कॉन्वेक्स यूज हुआ है। कोई कहता है कि मेरे जो चश्मे है, स्पेक्स है, उसका पावर जो है वो नेगेटिव में है, तो समझ जाना उसके स्पेक्स में कौन सा लेंस यूज हुआ है, कॉनकेव लेंस हुआ है। क्लियर, तो ये चीज भी ध्यान रखना है तुम्हें पावर से रिलेटेड। तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दो ही तो चैप्टर है न्यूमेरिकल के, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक लाइट। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो इसके लिए ना तुम्हें जो हमने पीछे जो चीजें पढ़ाई करी, चाहे लेंस फार्मूला है, मैग्निफिकेशन है, साइन कन्वेंशन है, ये सारे थोड़े से तुम्हें पता होने चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of object? Also find the power of lens. पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ तुम लोग कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है इसका साइज सेम कब होता है? मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूं कि मेरा इमेज ऐसी जगह बने कि दोनों का साइज सेम हो जाए? तो ऑब्जेक्ट को, ये सबको कंडीशन ध्यान है क्या, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें, सेंटर पे रखते हैं एट सी, तो हमारा इमेज भी कहां बनता है, एट सी, और दोनों का जो साइज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी अगर मैं कह रहा हूं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ है और साइज ऑफ इमेज एच आई है, तो एच ओ किसके बराबर होगा, एच आई के बराबर होगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कब होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, सेंटर पे, और इमेज भी कहां बने, सेंटर पे बने। क्लियर? तो ये कंडीशन ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा है, ये कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक निडल का इमेज कहां बना रहा है, लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। और कैसा इमेज बना रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। तो कह रहा है वेयर इज द निडल प्लेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, लेंस से कितनी दूरी पे रखा होगा कि जो साइज ऑब्जेक्ट का है उसी साइज का हमारा इमेज बना हो। और बाद में पावर भी निकाल देंगे। तो हमें पता है ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, सेंटर पे, तभी तुम्हारा इमेज भी सेंटर पे बनेगा और दोनों सेम साइज के होंगे। तो इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है तुम्हारा कितना, 50 सेंटीमीटर, और रियल एंड इन्वर्टेड दिया हुआ है, इसलिए मैंने इस साइड तुम्हारा इमेज लिया है। तो अगर यहां से यहां तक, ऑप्टिकल सेंटर से ये सेंटर ही तो है, यहां का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, तो ये भी ऑप्टिकल सेंटर और ये भी सेंटर, इसका डिस्टेंस भी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। यानी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होंगे, ऑब्वियसली बराबर होंगे। क्लियर? बात आई समझ में? तो इमेज डिस्टेंस कितना है भाई तुम्हारा, 50 सेंटीमीटर प्लस का, क्योंकि इधर है इमेज डिस्टेंस। क्लियर? और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए इधर जाओगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो u तुम्हारा क्या हो गया भाई, माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई ये तो पता लग गया वेयर इज द नीडल प्लेस्ड। तो नीडल कहां प्लेस्ड होगा भाई, कॉन्वेक्स लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चलो अब हमसे पूछा है पावर। तो पावर के लिए जरूरी क्या है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, यानी फोकल लेंथ पता होनी चाहिए हमें। तो देखो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है निकालने का, लेंस फॉर्मूला तुम यहां यूज कर सकते हो, लेकिन मैं एक मेथड बताता हूं जो बिना लेंस फॉर्मूले के भी सॉल्व हो जाएगा। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो v हमारा कितना है भाई, v है हमारा प्लस का 50, u है माइनस का 50, और यहां फॉर्मूले पे भी माइनस है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस 50, 1/50 प्लस 1/50 यानी 2/50, कट के कितना आया 1/25। तो 1/f इक्वल्स टू 25, रेसिप्रोकल करोगे तो f कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर? यानी फोकल लेंथ तुम्हारा कितना आया 25 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये लेंस फॉर्मूला हमें लगाना आ गया, इसलिए मैंने इसको कराया ताकि लेंस फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस हो जाए। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे भाई, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सेंटर पे, और ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस, यानी कि रेडियस भी तुम्हारा कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा क्या, हाँ रेडियस भी कितना होगा तुम्हारा 50 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस अगर तुम्हारा 50 सेंटीमीटर है, या इसे मान लो रेडियस तुम्हारा अगर 50 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस का आधा होता है क्या, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्लियर? बात आई समझ में? तो फोकल लेंथ पता लग गया, हमें क्या निकालना है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, तो 1/25। बट ये ध्यान रखो, ये जो फोकल लेंथ है सेंटीमीटर में, और तुम्हें क्या निकालना है, पावर। इसके लिए ना इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100/25, कट के कितना आया 4 आया, प्लस का 4, तो पावर कितना आ गया, पॉजिटिव का 4। पॉजिटिव आना भी चाहिए क्योंकि कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर? बात आ गई समझ में? चल अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं जरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। एक कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका साइज यानी उसका हाइट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। इधर ध्यान देना मेरी तरफ, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है लेंस से कितनी दूरी पे रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है और इसकी जो लेंथ है कितनी है 5 सेंटीमीटर और उस लेंस का फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। हमसे क्या कह रहा है कि एक रे डायग्राम ड्रॉ करो और रे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उस इमेज का यानी उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसका पोजीशन बताओ, साइज बताओ और नेचर बताओ। ठीक है, बता देंगे भाई। चलो करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, मान लो कौन सा लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, तो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ध्यान रखना कौन सा लेंस कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस कॉन्वेक्स लेंस। तो भाई ये मैंने अपना कॉन्वेक्स लेंस एक बना दिया, ये रहा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर। तो इस लेंस से कितनी दूरी पे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी यहां से ऑप्टिकल सेंटर से ये मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी दूरी कितनी ली है मैंने 25 सेंटीमीटर ली है, यानी u जो है वो u कितना हो गया 25 सेंटीमीटर और तुम्हें पता है u इज ऑलवेज नेगेटिव तो u की वैल्यू -25 और इस लेंस का फोकल लेंथ भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। क्लियर? बात आ गई समझ में। अब हमसे क्या एक चीज और कह रहा है कि इसका जो साइज है यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, प्लस का 5 लेंगे क्योंकि ऊपर है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है पोजीशन, पोजीशन यानी कि v पूछ रहा है, साइज यानी कि hi पूछ रहा है और नेचर यानी रियल होगा इन्वर्टेड होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, बताते हैं। तो भाई मुझे u तो पता है, f पता है, निकालना क्या है मुझे v निकालना है, उसके बाद hi भी निकालना है। तो u v और f में किसका रिलेशन आता है लेंस फॉर्मूले का रिलेशन आता है, तो लगाओ भाई लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो v निकालना है ना हमें, u हमें पता है u कितना है भाई हमारा माइनस का 25, तो इस फॉर्मूले में जब -25 पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा इक्वल्स टू 1/10। अब सॉल्व करता हूं मैं, यहाँ पे ये लाइन खींच देता हूं यहाँ पे थोड़ी, तो क्या होगा भाई यहाँ पे 1/v इक्वल्स टू 1/25 को मैं दूसरी तरफ खिसका देता हूं तो आएगा माइनस का 1/25। अब सॉल्व कर लो भाई, 25 माइनस 10 अपॉन में 250, तो 25 में से 10 गया क्या आएगा 15 बटे में 250, तो v की वैल्यू क्या आई है 250 बटे 15, आगे क्या 250 बटे 15। अब काटो भाई से, 5 3 जा 50, 5 5 जा 25, यानी कि आगे वैल्यू कितनी कितनी आई, वैल्यू आई 50 बटे 3 सेंटीमीटर। हाँ इसे भी काट सकते हैं, पॉइंट में आ जाएगा आंसर। तो v की वैल्यू कितनी आई है 50 बटे 3। अब ये 50 बटे 3 पॉजिटिव का या नेगेटिव का, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव का है। तो पॉजिटिव का आने का मतलब क्या है, मैंने बताया था अगर तुम्हारा इमेज डिस्टेंस लेंस के अंदर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब जो तुम्हारा इमेज बनेगा वो क्या बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर? क्या बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर? तो भाई हमने इमेज की पोजीशन भी बता दी कि इमेज कहां बनेगा 50 बटे 3 सेंटीमीटर। काटना चाहो तो भाई से काट दी, काटो, चलो काटते हैं 1 और कितना 220 यानी 6, ठीक है 18 फिर 20 16.6 के आसपास तुम्हारा आ जाएगा इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज तुम्हारा इधर बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड कितने डिस्टेंस पे 16.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। चलो तो हमने बता दिया भाई पोजीशन बता दिया, नेचर भी बता दिया कि नेचर कैसा होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब बात रही साइज की, तो साइज भी बता देते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना जरा क्या होगा क्या होगा। तो हमें ये पता है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन होता है और यही तो हमारा v/u के बराबर होता है क्या v/u के बराबर। हमें क्या निकालना है साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू क्या आएगा v/u इनटू में ho यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वैल्यू पुट कर दो, तो v की वैल्यू कितनी है
तो v की वैल्यू है भाई तुम्हारी कितनी निकाली ना भाई, v की वैल्यू है 50/3, ठीक है, 50/3 ही पुट कर दो, 50/3 अपॉन में u तुम्हारा कितना है -25 गुने में HO यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ पुट करनी है सारी वैल्यू, एक भी साइन तुमने अगर छोड़ दिया ना तो वैल्यू जो आनी होगी वो नहीं आएगी, फिर थोड़ा सा वहां पे कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। प्रॉपर साइन के साथ पुट करनी है सारी वैल्यू। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है +5 पुट कर दिया, सॉल्व कर दो तो 50, ये 3 नीचे ही आ जाएगा, 3 × 25 माइनस साइन को यहां खिसका दो इंटू में 5, 25 से 50 को उड़ा दो, 2 बार में आ गया। तो साइज ऑफ इमेज कितना आ गया, ऊपर आया 2 × 5 यानी कि -10/3। अब ये 3 पॉइंट समथिंग तुम्हारा आ जाएगा। तो ठीक है, साइज ऑफ इमेज क्या आ रहा है नेगेटिव, और नेगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि हमारा क्या है ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है नीचे, तो नीचे है तो इसका साइज क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए। क्लियर, बात आई समझ में। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, साइज ऑफ इमेज निकाल लिया और पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लिया और नेचर भी हमने बता दिया। क्लियर, तो बात आ गई समझ में ये। तो ये था हमारा लेंस टॉपिक। तो इस टॉपिक के साथ ही हमने पूरा का पूरा जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लिए। तो हमारा लाइट चैप्टर भी आज फिनिश होता है। तो लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन जो हमारा था उसकी जो क्लास थी वो पहले ही हो चुकी थी। रिफ्रैक्शन भी आज हमने बहुत अच्छे से खत्म कर लिया है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। तो ये जो भी आज हमने पढ़ाई करी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, बहुत अच्छे से पढ़ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करना, और अगर कोई डाउट आता है तो ऑब्वियसली आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो हमसे, ठीक है, कमेंट करके आप पूछ लेना अगर कोई डाउट वगैरह आए तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और हाँ, अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दो। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय।